नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा की इस खास पेशकश में जिसका नाम है फेस्टिवल सेल। अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत जगहों पे आप तरह तरह की सेल देख रहे होंगे। तो मार्केट में भी एक सेल चल रही है और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौके अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं। जो लिस्ट आप बना के रखे हुए थे या आपको फीलिंग थी कि अरे हम तो मिस कर गए, वो मौका आ चुका है जब आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन शेयर चुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट इस वक्त थोड़ा नर्म है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस कमज़ोर बाज़ार में आप बाइंग की ये पिक्स कैसे दिलवा रहे हैं या क्यों शॉपिंग करनी चाहिए। मेरा उन लोगों से ये कहना है कि इसी मौके पर, ऐसे ही समयों पे आप अच्छे स्टॉक्स ले पाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। बहुत ही फेमस कहावत भी है ना, हमारे जो मार्केट के विश्व गुरु हैं वॉरेन बफेट साहब की, जब सब लोग डर रहे हों तब आपको ख़रीदना चाहिए और जब सब लोग ग्रीडी हों तो आपको दूर रहना चाहिए। तो इस वक्त अगर डर का माहौल है तो उसके आगे जीत है, इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए ये शॉपिंग लिस्ट कराई जाए। हाँ, इसके साथ राइडर ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप सोमवार को ही कूद के ख़रीदने लगे, थोड़ा रुक सकते हैं, आप आराम से खरीद सकते हैं। आपकी लिस्ट रेडी है, स्ट्रेगर्ड वे में ख़रीदारी करें, लेकिन मौका है, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए ये शो बनाया जाए। तो आज जिन मेहमानों को हमने बुलाया जो आपके लिए स्टॉक चुनेंगे उनके आप परिचय करा दें। हमारे साथ हैं गौरांग शाह जी, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के, और सिर्फ मुंबई में नहीं रहते, बहुत घूमते फिरते। अभी हमें बता रहे थे कि हम आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं, तो चैनल चेक भी बीच बीच में करते रहते हैं। अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, फाउंडर है पाइपर सेरिका के, पीएमएस चलाते हैं, एआईएफ चलाते हैं, और ये तो बहुत घूमते हैं, विदेशों में बहुत घूमते रहते हैं, तो वहाँ की भी पल्स हमें मिलेगी। इसके साथ एक गुरमीत चड्ढा जी हमारे साथ है, जो मैनेजिंग पार्टनर सीआईओ हैं कंप्लीट सर्कल के, और दिल्ली में रहते हैं लेकिन नज़र सब जगह बनाए रहते हैं और खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। आप अगर इनके ट्विटर लाइन पर जाइए तो खाने पीने की बातें, मस्ती की बातें करते रहते हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं कुंज बंसल जी, फाउंडर हैं, कंपनी का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट इलिटरेसी। कुंज जी, पहले बताइए इन्वेस्टमेंट इलिटरेसी का मतलब क्या है? बहुत दिलचस्प नाम लगा मुझे ये। जी धन्यवाद। तो इलिटरेसी का बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं करीब 26 साल से बाजार में हूँ। हाँ। अब वो कम है या ज्यादा है मुझे पता नहीं, पर 26 साल में एक चीज सीखी है कि बाजार में कुछ भी नहीं सीख सकते। हाँ। आपको कभी भी अनुभव और नॉलेज पूरा नहीं होता कि आपको लगे कि नहीं अब मैंने बाजार की कुंजी पाली है, मेरा नाम कुंज है, या मैंने ताले की चाबी पाली। जिस दिन आपको वो गर्व हो जाए, या गर्व तो बल्कि पॉजिटिव होता है, घमंड हो जाए, उसी दिन बाजार आपको दिखा देता है। उस दिन नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में कि नहीं अभी मार्केट इज द बिगेस्ट गॉड, मैं सबसे बड़ा हूं और अभी आपने सीखा नहीं है। तो वो एक कारण है, बैकग्राउंड है इस नाम को रखने का। नहीं, बहुत ही बढ़िया, और आपने अपने नाम से भी जोड़ दिया, कुंज मतलब कुंजी। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बिना समय गंवाए हुए, ज़्यादा मार्केट पे चर्चा नहीं करेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, सीधे स्टॉक्स की बात होगी, काम की बात होगी। तो आप लोग अपने कागज़ पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए, या आप चाहें तो फ़ोटो भी खींचते रह सकते हैं, आजकल तो वो भी आसान हो गया, लिखना भी नहीं, आपको अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं। तो 4 स्टॉक्स हम अपने चारों मेहमानों से लेंगे। गौरांग सर, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए, इस मौके पर जब लोगों के पास एक मौका है, थोड़ा डरे हुए हैं लेकिन मौका तो है, तो पहला वो स्टॉक कौन सा होगा जो आप हमारे दर्शकों को रेकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज भाई साहब शो में आमंत्रित करने के लिए। और अक्सर लोग असमंजस परिस्थिति में होते हैं, बाजार गिरेगा तो खरीदारी करेंगे, लेकिन बाजार जब गिरता है और खरीदारी का मौका आता है तो लोग ये सोच में लग जाते हैं कि और गिरावट आएगी। ऐसा ही वाकया हुआ था, बहुत समय नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 17 जून की तारीख थी 2022, और 15,200 का निफ्टी था, 50,800 के आसपास का सेंसेक्स था। तब मैंने कुछ आवाजें सुनी थी 14,000 की, 13,500 की। बाजार ने 15,000 का स्तर नहीं छोड़ा और 18,000 पार कर गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाजार जब भी आपको मौका दे उसका लाभ लेकर के अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करें। और उसी तर्क के आधार पर हमारा जो पहला विकल्प है वो है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा, क्योंकि हम मानते हैं कि भारत में जो आबादी है उसका बहुत ही लोअर सिंगल डिजिट इंश्योर्ड है। तो इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है, और उस सोच के आधार पर हमारा पहला जो विकल्प है वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। काफी अच्छे आंकड़े आए थे और हमारी उम्मीद है कि आने वाले तिमाहियों में ये आंकड़े और भी बेहतर होते रहेंगे। गौरांग सर कह रहे हैं
पहले आपको लेना चाहिए, ये बहुत ही मजबूत है। गौरंग सर, लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत तेज़ी से भारत में ग्रो कर रहा है और ख़ास तौर पे पिछले कुछ समय की परिस्थितियों में इसने और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया है। इस पूरे सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी कंपनीज आई हैं, लेकिन SBI लाइफ स्टैंड आउट होता है सब सारी इंश्योरेंस कंपनी में। अपनी पुरानी बेचारी LIC तो बहुत परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है, तो इसलिए SBI पे आपको ध्यान रखना चाहिए। गौरंग सर, क्या SBI लाइफ एक ऐसा पिक बन सकता है जो यहाँ से जितने समय का आप बीमा खरीदते हो उतने समय के लिए इस स्टॉक को भी खरीद लें तो मल्टी बैगर हो जाएगा? नहीं, बीमा तो खरीदते रहते हैं इतने लंबे लंबे समय के। नहीं, नीरज भाई, पहले तो राय दूंगा कि अगर आपने एक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। और क्योंकि मैं काफी मुसाफरी करता हूँ नीरज भाई, जो मैंने जमीनी स्तर पर देखा है तो लोगों की जो सोच में परिवर्तन हुआ है महामारी के बाद। पहले लोग इंश्योरेंस लेते थे टैक्स में कुछ बचत हो जाए। आज के तारीख में महामारी के बाद जो सोच में परिवर्तन हुआ है वो ये है कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमारी परिवारजन के लिए कुछ ना कुछ एक सम एश्योर्ड अगर हो जाता है तो उनके जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ऐसे तो खरीदारी की सूची में बाकी अन्य जो इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी है, लेकिन क्योंकि एक सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इनके पास नेटवर्किंग अच्छी है, एजेंट्स बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट मिक्स जो इनके पास है वो बेहतर है और इनकी रन रेट जो है वो सभी मायने में सर्वोच्च स्तर पर आती है। उस लिहाज से हमने SBI लाइफ इंश्योरेंस को चुना। बिल्कुल सही। रिन्यूअल प्रीमियम में 14-15% की ग्रोथ है साल दर साल। न्यू बिजनेस में प्रीमियम में 67% तक की ग्रोथ दिख रही है, तो बहुत ही रोबस्ट कंपनी है, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। अबे सर, पहला स्टॉक आपका कौन सा होगा? जी नीरज जी नमस्कार। तो मैंने जो 4 स्टॉक्स में आपने ऑप्शन दिए हैं, उसमें मेरे जो 3 स्टॉक्स हैं नीरज जी, वो एक धागे से बंधे हैं और वो तीनों एक प्ले हैं इंडिया के कैपिटल मार्केट्स ग्रोथ पे। तो बड़ी थीसिस नीरज जी इसमें ये है कि हमारा जो कैपिटल मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक मार्केट का, वो $3 ट्रिलियन का है। उसको हम कंपेयर करें चाइना से, चाइना का $18 ट्रिलियन का है, US का $50 ट्रिलियन का है। तो जैसे जैसे हमारा मार्केट कैप बढ़ेगा तो हमारे इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को जरूरत पड़ेगी ऐसी कंपनीज की जो पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस में। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कंपनी जो लिस्टेड है CDSL का, और सेंट्रल डिपॉजिटरी। और काफी हम आपके दर्शक जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो कस्टमर भी होंगे, उनके डीमैट अकाउंट्स होंगे CDSL के साथ। तो CDSL एक यूनिक कंपनी है क्योंकि इस स्पेस में सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं, NSDL और CDSL, जो डिपॉजिटरी का काम करती हैं। और CDSL का ग्रोथ NSDL से बहुत फास्ट हुआ है। अभी आप देखें 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं देश में, जो कि 4 करोड़ से कम थे कोविड के पहले। तो जैसे जैसे निवेशक बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे नया पैसा बाजार में आ रहा है, नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, उसका NSDL से ज्यादा फायदा CDSL को हो रहा है, क्योंकि CDSL का ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर है इस समय न्यू अकाउंट ओपनिंग में। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि CDSL एक ऐसी कंपनी है जिसे बिना कुछ ज्यादा कैपेक्स किए, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज है, ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कस्टमर बढ़ के 5 करोड़ और ऐड हो गए तो आपको बहुत बड़ा कैपेक्स करना पड़ेगा। तो ब्यूटी मॉडल की ये है कि कैश फ्लो जनरेशन जबरदस्त है इस बिजनेस का, एक ग्रोइंग मार्केट में आप ऑलरेडी हैं, और एक तरह से निवेशक जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में वो वापस पा सकते हैं ऐसा स्टॉक ओन करके। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन CDSL होगा। CDSL बिल्कुल, यहाँ की जो इक्विटी कल्चर की स्टोरी है वो रोबस्ट है और पिछले 1-2 सालों में तो बिल्कुल लीप्स एंड बाउंड्स, हर महीने इतने सारे अकाउंट्स नए खुल रहे हैं और उन सब की सर्विसिंग करते हैं ये लोग। और IPO की झड़ी लगी थी, हर IPO के समय भी इनको बहुत कमाई होती थी, नए नए पोर्टफोलियोज बन रहे हैं, उसकी फीस वो लेते हैं, ये सब बहुत तगड़ी कमाई CDSL को होती है। अच्छा, एक यहाँ पे एक मिथ बस्टर करते चलिए आप लोग। 2020 और 2022 के बीच में बहुत बड़ी रैली स्टॉक्स में देखने को मिली। तो जब लोग कंपैरिजन करने बढ़ते हैं तो कहते हैं अच्छा वो वाला मल्टीपल और आज वाले मल्टीपल में बहुत डिफरेंस है, करेक्शन के बाद भी अभी भी उससे बहुत ऊपर है। तो लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये कंपैरिजन ठीक है क्या?
कि आप 2019-20 के मल्टीपल को आज कंपेयर करने बैठते हैं? अब सर क्या कहना आपका इस पे? नहीं, देखिए ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि जो कंपैरिजन लोग करते हैं वो 50 स्टॉक का एक मॉडल पोर्टफोलियो है जिसको हम निफ्टी कहते हैं, और निफ्टी एक तरह से एक मॉडल पोर्टफोलियो है। उसका वैल्यूएशन मल्टीपल हाई हो गया है, और अभी अडानी का जो शेयर ऐड होगा उसके बाद 3.5 टाइम्स और बढ़ जाएगा। तो उसको देख के ये कहना कि पूरा बाजार महंगा है एक अच्छे निवेशक के लिए, वो मुझे नहीं लगता वो ठीक बात है। बल्कि स्मॉल कैप मिड कैप में मैं कहूंगा अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए, जो काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हैं। और जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हैं वो तो फिर भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी लो हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक निफ्टी को देखकर ही, निफ्टी का मल्टीपल तभी देखना चाहिए अगर आप निफ्टी का ईटीएफ ही ले रहे हैं। पर अगर वो नहीं ले रहे हैं तो फिर मार्केट में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, फिर क्यों निफ्टी का मल्टीपल देख के परेशान होना। करेक्ट। और बहुत पीछे देख के फिर आप कंफ्यूज होते हैं। ऐसे तो देखेंगे तो 10 साल पहले और कम मल्टीपल थे, तो फिर बड़ा मुश्किल है। इस वक्त देखिए और अर्निंग देखिए कि कितना है, कैश फ्लो किस तरीके का है, उस हिसाब से आपको ये राय करनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे मिथ का जो है हम लोग निवारण करते हुए चलेंगे। कुंज, आपका पहला स्टॉक कौन सा है? जी हाँ, तो मैं सर्विस इंडस्ट्री से हटते हुए थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग साइड पे आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया की ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आने वाले 3 से 5 साल में बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। और उसमें एक बहुत पॉपुलर सेक्टर ऑलरेडी है केमिकल्स में, सेक्टर्स में से जो ऑलरेडी चल रहा है। मैंने एसआरएफ लिमिटेड आज इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के लिए पिक किया है। स्टॉक हाई में 2850-60 का था, अभी मार्केट के करेक्शन की वजह से और अदरवाइज अच्छा है, 10% करेक्शन से 2550-60 रुपए के आसपास मिल रहा है। बाजार अगर नीचे आएगा तो हो सकता है और भी नीचे मिल जाए। और करीब करीब 75-76 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, काफी अच्छा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, शेयर होल्डिंग है एफआईआईज की भी और डोमेस्टिक की भी। और कंपनी हाई ग्रोथ सेक्टर्स में है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी के मैनेजमेंट ने एनालिस्ट मीट की थी और उसमें अपने ग्रोथ प्लान्स को भी बताया था और उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्लान भी बताया था जिसमें वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो नेट नेट बहुत ज्यादा डिटेल फाइनेंशियल में नहीं जाते हुए, थोड़ा सा वैल्यूएशन पे हमेशा से कॉस्टली रहा है और अभी के 2550-60 के आसपास के भाव पे फॉरवर्ड पी आप क्या ग्रोथ पकड़ते हैं उसके हिसाब से 26-27 टाइम आता है। ग्रोथ मेरे ख्याल से ज्यादा आएगी तो थोड़ा पी कम भी लगेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है मीडियम टर्म में अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकती है। बाजार करेक्ट होता है तो और भी नीचे में शेयर मिल सकता है। तो एसआरएफ है कुंज का अगला शेयर जहां पे ये आप ले सकते हैं, और इसमें उनका मानना है कि जिस तरीके से कैपेक्स हो रहा है आगे, वो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखा, और जैसे से आगे बढ़ेगा तो शायद आपको वैल्यूएशंस और कंफर्ट यहाँ पे दिखते रहें, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। गुरमीत, आपने क्या चुना है पहला शेयर? नीरज जी, क्योंकि आपने खाने पीने की बात करी और फ्राइडे है, तो पहला स्टॉक जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है और जो हम काफी लंबे समय से इसमें इन्वेस्टेड भी हैं, वो टाटा कंज्यूमर है। तो हमने एक स्टडी के कुछ आंकड़े देखे कि हमारा जो कुकिंग टाइम है वो करीबन 16 घंटे से 11-12 घंटे रह गया है इंडिया में जो हफ्ते का है। वेस्ट में ये सिर्फ 6 आवर्स है, 6 घंटे है। तो ना ही हम तो किचन में भी हम कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हम अप स्पेंडिंग और अप कुकिंग भी कर रहे हैं, मतलब हम ब्रांडेड फूड की तरफ जा रहे हैं। तो आपने देखा, अब जैसे आप टी को देखेंगे, टी का मार्केट 28,000 करोड़ का मार्केट है, 70% ऑर्गेनाइज्ड है। कॉफी का मार्केट भी लगभग 26,000 करोड़ का है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और इसमें 85% शेयर इंस्टेंट कॉफी का है। तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर का क्लियर लीडरशिप है। सॉल्ट में उन्होंने इनफैक्ट मार्केट से 3.5% गेन किया है, और एक उनका हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो है। तो अगर आप पल्सेस देखेंगे, फॉर एग्जांपल, ये चना, उड़द दाल, ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है और इसमें सिर्फ 10-12 हजार करोड़ ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब 90-95% अनऑर्गेनाइज्ड है। सिमिलरली आप पल्सेस देखेंगे तो 80% अनऑर्गेनाइज्ड है, लगभग 25-30 हजार करोड़ का मार्केट है। हमारे स्नैक्स जो मार्केट, अगर आप कन्फेक्शनरी हटा दें तो 75,000 करोड़ का मार्केट है। काफी नई कैटेगरीज में ये तो अपने कोर पोर्टफोलियो में अच्छा कर रहे हैं, जिसमें टी, कॉफी, सॉल्ट है, और हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में वेंचर कर रहे हैं। टाटा संपन्न में वो पल्सेस, स्पाइसेस और काफी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह में एंटर कर चुके हैं। फिर वो रेडी टू ईट सेगमेंट में उनका एक ब्रांड है टाटा क्यू, उससे कर रहे हैं। फिर वो आउट ऑफ होम कंजम्पशन में चीजों में है, जैसे नरिश को है, टाटा स्टारबक्स का जेबी है।
तो बहुत सारे ग्रोथ लीवर हैं फ्यूचर के। और आप अगर पिछले 3 साल का उनका सेल्स का कैगर देखेंगे, जब से सुनील डिसूजा जी आए हैं और ये इन्होंने 2019 में जब से एफएमसीजी को रिस्ट्रक्चरिंग करी है, सिंप्लीफाई किया, लगभग 30% का टॉप लाइन का कैगर है। ऑपरेटिंग रेशियोज भी इंप्रूव हो रहे हैं और बहुत सारा इनोवेशन कर रहे हैं डिजिटली भी। तो ई कॉमर्स का सेल अब 7% हो गया है। वो एक मेट्रिक ट्रैक करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है कि इनोवेशन टू टर्नओवर कितना है। तो वो 2 टाइम्स हो गया है जो 2019 और 20 में था, इन टर्म्स ऑफ नए प्रोडक्ट्स कैसे ला रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जो मुझे लगता है ये दशक का स्टॉक है, आप आराम से लेके कर सकते हैं। थोड़ा सा एफएमसीजी स्टॉक्स हमेशा थोड़े से हाई वैल्यूएशन पे होते हैं, तो अगर आप क्वांटिटी गोल लेके स्टैगर्ड वे में अगर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, किचन का साइज इसीलिए छोटा होता जा रहा है क्या? मुंबई में फ्लैट्स वगैरह में बड़े छोटे छोटे किचन बनते हैं, जब काम ही नहीं ज़्यादा, लगातार आवर्स कम हो रहे हैं किचन के, तो किचन छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं क्या? एक्चुअली सर कोविड के बाद तो ये जो हमें ट्रेंड दिख रहा है थोड़ा सा शायद वेस्टर्न तरफ है कि जो टाइम मिल रहा है। मैं एक बार मुंबई लोकल में था तो मैंने वो मिक्सचर देखा लोगों को बेचते हुए अंधेरी में, कटी हुई सब्जी बेच रहे थे कि आप सीधा जाके कढ़ाई में डालिए और क्विक कर लिए। तो ये बॉम्बे की अकेले ऐसी जगह है जहाँ कटी कढ़ाई सब्जी मिलती। हाँ, तो मुझे लगता है ये ट्रेंड रियल है, लोगों के पास समय की कमी है और बाहर भी ज्यादा खा रहे हैं और किचन में भी आपको जो चीज टी कॉफी आटा में हुई है वो आपको हर फूड जो आपके किचन शेल्फ में आइटम है उसमें मुझे लगता है देखने को मिलेगी। प्रीमियमाइजेशन क्लियर देखने को मिल रहा है। अरे लोग चाय बनी बनाई चाय मंगाने पीने लगे हैं, तो आप सोचिए, मतलब छिले हुए लहसुन मिलते हैं, कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा किचन चाहिए आप, जहाँ पे आपका एक गैस स्टोव आ जाए। तो बढ़िया स्टॉक, एक टाटा कंज्यूमर एक लीडिंग प्लेयर है और ये एक फिल्टर कॉफ़ी बेचने का। गुरमीत, आपने फिल्टर कॉफ़ी ट्राई की, इनकी मिली कहीं आपको? कहाँ पे सर? ये कह रहे थे ना फिल्टर कॉफ़ी भी ये लॉन्च करेंगे। नहीं सर, अब स्टारबक्स में मेन्यू में काफी चेंज ला रहे हैं। हाँ आई थिंक टी का भी है और स्टारबक्स एक्चुअली एबिटा पॉजिटिव हो गया था तो कोविड हो गया, अभी वापस से, तो वो अभी थोड़ा सा ड्रैग करता है बैलेंस शीट में, बट मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर बाद काफी कंट्रीब्यूट करेगा और वो थोड़ा लोकल कुजीन और डाल रहे हैं उसमें। और टाटा का एक ब्रांड है जो मुझे लगता है कि फूड में आपको ट्रस्ट और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे लगता है उनको एक नेचुरल एज है इस फील्ड में। करेक्ट। तो ये 4 स्टॉक आपके सामने है, एसबीआई लाइफ, सीडीएसएल, टाटा कंज्यूमर और एसआरएफ। गौरांग सर, अगला स्टॉक आपका। और दूसरा शेयर होगा ऐसे क्षेत्र से जिसको आज के तारीख में कोई छूना नहीं चाहता है, और वो है आईटी। नीरज भाई, काफी लोग दूर रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा थोड़ी विपरीत है और कॉग्निजेंट के हमने आंकड़े भी देखे। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि आने वाले 1-2 तिमाही तक शायद दबाव रह सकता है। तो छोटी मध्यम अवधि की सोच को छोड़ करके जो गिरावट आई और जो आकर्षित हो गए हैं मूल्यांकन, उसको ध्यान में रखते हुए टेक महिंद्रा कि मैं यहाँ पर राय दूंगा निवेश करने के लिए। हालांकि बाकी अन्य स्टॉक्स भी इसी क्षेत्र के काफी आकर्षित हुए, लेकिन टेक महिंद्रा में लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प है। 5G को लेकर के जो टेलीकॉम क्षेत्र में इनकी सर्विसेज और प्लेटफॉर्म्स और सेवाएं हैं, उसका योगदान काफी बड़े तरीके से आ सकता है और मैनेजमेंट को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो टेक महिंद्रा हमें अच्छा लगता है आईटी क्षेत्र में से निवेश में। अच्छा, आईटी के लोग आजकल छू नहीं रहे हैं, जबकि हालांकि माहौल ऐसा इसलिए शायद होगा, करेंसी का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट है, फिर भी लोगों को लगता है कि थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे, जैसा गौरांग सर कह रहे हैं ना कि ये इसके बिना जीवन में काम चलना नहीं है आईटी के बिना। तो आईटी में आपको अगर ये मौके मिल रहे हैं तो मिस नहीं करना चाहिए। टेक महिंद्रा एक बेहतरीन पिक है जहाँ पे आपको ध्यान दिया जा सकता है। अब है सर दूसरा स्टॉक आपका। जी नीरज जी, जैसे मैंने कहा था 3 स्टॉक ऐसे हैं जो एक धागे से बंधे हुए हैं, तो उसमें दूसरा स्टॉक सीडीएसएल के बाद कैम्स है, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो सीडीएसएल, जैसे मैंने डिस्कस किया, सीडीएसएल उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमैट चार्जेस लगते हैं, जिसका पूरा फायदा सीडीएसएल को मिलता है। कुछ इन्वेस्टर हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं या पूरा पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और हम देख रहे हैं कैसे मार्केट करेक्शन के टाइम पे भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट कम नहीं किया, छोड़ा नहीं। और जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगी, कैपिटल मार्केट डिपेंड होंगे, म्यूचुअल फंड्स के फ्लो बढ़ते जाएंगे। तो कैम्स एक
रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है जिसका 70% मार्केट शेयर है आरटीए इंडस्ट्री का। तो आप भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो टॉप 15 म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में उसमें से 10 का आरटीए कैंप्स है और कैंप्स का 70% मार्केट शेयर है जैसे मैंने कहा इस इंडस्ट्री में। तो ये बिजनेस अच्छा है क्योंकि आपके जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का एयूएम ग्रो हो रहा है और ये एक्सपेक्टेशन है कि म्यूचुअल फंड्स का एयूएम अगले 10 साल तक 17% के CAGR से ग्रो करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो कैंप्स जैसी कंपनी को इसका बहुत फायदा होगा। और फिर से मैं कहूंगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कैंप्स में इन्वेस्ट करें तो कुछ पैसा जो आप खर्चे में दे रहे हैं वो आपको वापस मिल जाएगा कैपिटल गेन्स की तरह। तो कैंप्स एक ऐसी स्टडी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज करते हैं और अब म्यूचुअल फंड्स के बियॉन्ड जाके अब वो धीरे धीरे PMS AIF का भी फंड एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनबोर्डिंग कस्टोडियल सर्विसेज ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बिजनेस ऐसा है जो अगले 10 साल तक रॉक सॉलिड रहेगा और बढ़ता रहेगा। मतलब ये कि एक्सपेंस रेशियो का कुछ हिस्सा इसके थ्रू निकलेगा, कैंप्स में पैसे लगाएं और उधर से कमाई करें, है ना सर? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा क्योंकि और ये तो प्रूवन बात है। लोग कहते हैं कि भाई आप अब जैसे गुरमीत जी ने कहा स्टारबक्स में जाके आप कॉफी पी रहे हैं, टाटा के आप शेयर होल्डर हैं तो खुशी भी होगी कि चलिए खर्चा किया थोड़ा वापस मिल गया। तो ये तो बड़ी सेंसिबल बात है ऐसा सोचना और करना। नहीं सही है। देखिए टाटा कंज्यूमर में खूब सारा इन्वेस्ट करिए और उसकी कमाई से फिर कॉफ़ी पीजिए, चाहे जितनी पीजिए, चाहे जितनी महंगी कर दें वो। गुरमीत, अगला स्टॉक कौन सा है आपका? मैं गौरव जी से थोड़ा अग्री करता हूँ कि जब थोड़ा बिजनेस टफ इन्वायरमेंट टफ होता है और तभी आपको शायद भाव बेटर मिलता है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में अगर आपका लंबा व्यू है, अगर आप थोड़ा सा 2 महीना 3 महीना या 2 क्वार्टर तक, क्योंकि मार्केट का पता नहीं है, इरेशनल भी रह सकता है, थोड़ा पेन ले सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी मुझे लगता है इंडियन हमारी जो IT सर्विसेज कंपनी है नीरज जी, ये वर्ल्ड क्लास है। ग्लोबल IT सर्विसेज स्पेंड का इंडिया 22% शेयर है और मैं इन्फोसिस को देख रहा था 5 बार 50% करेक्ट हो चुका है पिछले 20 साल। तो जब कुछ प्रॉब्लम होगी तभी 30-40% नीचे मिलेगा। नॉर्मल टाइम में तो 2000 में मिल रहा था, अभी कुछ परेशानी है तो शायद 1300 में मिल रहा है। तो लंबा स्टॉक है ये रखने के लिए। तो एक मुझे जो विद इन IT एक सब सेगमेंट है जो मुझे अच्छा लगता है वो है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन। ये अभी $15-16 बिलियन की इंडस्ट्री है जो मुझे लगता है $60-70 बिलियन हो सकती है। और इसमें विद इन ERD में एक कुछ कंपनीज है हमारी जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है ऑटो कंपनीज को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए दर्शकों के लिए आप बेसिकली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसमें आप इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन के लिए। गुरमीत, एक बार स्टॉक का नाम आप दोबारा से लीजिए। KPIT टेक्नोलॉजीज, KPIT टेक्नोलॉजी है। और अभी उन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी जर्मनी की टेक्निका, जो कि ऑटोमोटिव प्रोटोटाइपिंग और प्रोडक्ट्स में है। और उसको इमीडिएटली वो अर्निंग एक्रीटिव है। टॉप लाइन में उनका अगले साल FY23 में 11% आई थिंक कंट्रीब्यूशन रहेगा। एबिटा में मेरे ख्याल 16-17% रह सकता है। और अगर आप देखें सॉफ्टवेयर की जो ऑटो EVs में जो टॉप 15 OEMs है 10 KPIT के हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है विद इन, अगर आप बोले EV में, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने बोलूं। और नीरज जी आप देखिए पहले कार में सॉफ्टवेयर 10% होता था कॉस्ट का, आज 30% हो गया है और आने वाले समय में लगभग 50% हो जाएगा जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। तो अगर 50% सॉफ्टवेयर कॉस्ट होने वाली है कार की, तो जो कंपनीज स्पेस में स्पेशलाइज करती हैं वो अच्छा करें। टाटा एलेक्सी भी स्पेस में आता है। तो ये दोनों कंपनीज हैं जो स्पेशलाइज करती है इस चीज में। और अभी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है इसमें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कार का उसमें चेंजेस की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उसकी कॉस्ट नीचे लेके जाए। इंडिया में 70% गाड़ियां 10 लाख के नीचे की बिकती है नीरज जी। तो बहुत सारी कंपनीज अब ये रिसर्च कर रही है कि कैसे हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर चेंज करें कि कॉस्ट थोड़ी और कम लाई जा सके। तो ये एक थोड़ा सा वोलेटाइल सेक्टर भी है क्योंकि ये लिंक्ड है आपकी EV एडॉप्शन से। बट अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और आपके पास लंबा व्यू है 5-10 साल का, तो इस स्पेस को देख सकते हैं। इसमें KPIT टेक है, टाटा एलेक्सी है और थोड़े कुछ और नाम। गुरमीत भाई, अब एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब 10 लाख से ऊपर वाली कार लोगों को पसंद आ रही है। ये है ना। अब लोगों को लगता है कि भाई 10 लाख से नीचे कोई कार ही नहीं ढंग की, तो 10 से ऊपर वाला हो गया मामला। और उसमें भी लाइन लगा के ले रहे हैं लोग 6-6 महीने 8-8 महीने की
एसयूवी का क्लियर ट्रेंड है नीरज जी। कुछ आई थिंक हमारी जिस हिसाब से रोडों में फ्लडिंग होती है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, और एक थोड़ा सा मुझे लगता है लाइफस्टाइल चेंज भी हो रहा है। एसयूवी का क्लियर ट्रेंड है, हमने देखा है वो। आप ऑर्डर बुक भी देखेंगे, अगर मारुति भी आप देखिए, अब एसयूवी में थोड़ा लेट हो गया है अब, लेकिन जब आ रहे हैं तो 5 एसयूवी मॉडल है अगले 12 महीने जो लॉन्च कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। कुंज सर, अगला स्टॉक आपका क्या है? तो मैं जहां पे आप हम डिस्कशन कर रहे थे वहीं से आगे बढ़ाता हूँ, एसयूवी और ऑटोमोबाइल और वेटिंग और डिमांड की जो आप बात कर रहे थे। तो और कंटिन्यूइंग विद द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, और जिसमें ऑटोमोबाइल अभी हॉट चल रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरा दूसरा पिक है। ऑब्वियसली लार्ज कैप स्टॉक है, करीब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। डिस्पाइट मार्केट करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं टूटा है। ऑब्वियसली अच्छा होता कि अगर बाजार के करेक्शन के साथ थोड़ा करेक्शन में स्टॉक मिल जाता, पर नहीं टूटना एक तरह से स्ट्रेंथ भी बता रहा है और मिस ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बता रहा है। तो हम उम्मीद करें कि अगर मार्केट अगले हफ्ते में थोड़ा और करेक्शन होता है तो स्टॉक शायद और नीचे में मिल जाए। नहीं भी मिले तो भी रिलेटिव बेसिस पे वैल्यूएशन में दूसरे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के कंपैरिजन में पहले सस्ता होता था, अभी सस्ता नहीं है पर रीजनेबली प्राइस्ड है। फॉरवर्ड पी ऑफ करीब 20 टाइम का आपको मिलता है, और करीब करीब सारे ही मॉडल्स की इसमें वेटिंग लिस्ट चल रही है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड को दिखाती है। ट्रैक्टर बिजनेस अभी थोड़ा सा स्लो डाउन में जा रहा है, बट होपफुली अभी मानसून वगैरह जब खत्म होगा, अगर फसल ठीक ठाक हो गई, फेस्टिवल सीजन में हम आ जाएंगे, तो बिजनेस फिर से इंप्रूव होना चाहिए। जो दो इंपॉर्टेंट चीजें ऑटोमोबाइल सेक्टर के फेवर के लिए चल रही हैं कि एक तो मेटल प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे आ रहे हैं, और सारे ही मेटल, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, तो वो मुझे लगता है सितंबर नहीं तो दिसंबर की तिमाही में इन कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूवमेंट में फिर से रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरा ये है कि थैंकफुली ऑयल प्राइस करेक्ट होके अभी होल्ड कर रहा है। ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, पर जहां होल्ड कर रहा है वहां भी थोड़ा सा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है, करेक्शन में मिले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी मिले तो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ आने वाली है और डेस्पाइट की शेयर प्राइस अभी काफी चला है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये बात आपने सही कही, इनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। अब तो ईवी भी इनके आप पास है, और जिस तरह की गाड़ियाँ ये बनाते हैं बहुत ही रोबस्ट डिमांड है इनकी। तरह तरह की इन्होंने गाड़ियाँ बनाई और सब बहुत बिकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और स्टॉक ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं ख्याल 2-2.5 साल पहले ही 400 रुपये का स्टॉक था ये, और अब देखिए किस तरीके से रैली दिखाई और लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास आ चुके हैं 8 स्टॉक्स: SBI लाइफ, टेक महिंद्रा, CDSL कैम्स, टाटा कंज्यूमर, KPIT टेक्नोलॉजीज, SRF और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये 8 स्टॉक्स आपकी लिस्ट में हो जाने चाहिए। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा यहाँ पे, ब्रेक से लौट के आते हैं तो फिर अगले 8 स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा की इस खास पेशकश में। फेस्टिवल सेल लगी हुई है, उसमें आपको शॉपिंग करनी है। इसमें कपड़े, लत्ते, जूते, मोजे नहीं खरीदने, इनको बनाने वाली कंपनियां खरीदनी है, यानी शेयर्स खरीदने आपको, जो आपको लंबे समय में अच्छी कमाई कराएंगे, आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और हमेशा जब बाज़ार में गिरता हुआ बाज़ार हो या कमज़ोर बाज़ार हो, तब आपको हिम्मत दिखा के खरीदारी करनी चाहिए। इसीलिए मैं भी ये हिम्मत दिखा के शो कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे इस मौके पर आप बता रहे हैं, लेकिन यही समय होता है जब आपको बाइंग करनी होती है, तो इस समय खरीदारी करनी चाहिए। गुरमीत नहीं, पहले गौरांग सर आप बताइए, इस वीकेंड में आप अवतार फिल्म देख रहे हैं कि नहीं? इस वीकेंड में थोड़ा जो प्रोग्राम अलग है धीरज भाई, हम माता पिता के साथ थोड़ा बहुत उनको घुमाने लेके जाएंगे, और काफी समय से उनके साथ समय नहीं बिताया, तो हमारा मेरे ख्याल से ये कर्तव्य बनता है कि पहले हम माता पिता को थोड़ा समय दें। इस हफ्ते नहीं, लेकिन शायद अगले हफ्ते। नहीं, परफेक्ट, वो भी बहुत जरूरी है, माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। चलिए बताइए फिर अगला स्टॉक कौन सा है, तीसरा? तो तीसरा विकल्प होगा वित्तीय क्षेत्र। ये बहुत जरूरी है धीरज भाई, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है और निरंतर उसको बनाए रखना है और उसको मजबूत बनाना है, तो वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी भी तरह की आकलन लगा के चलते हैं कि भारत 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन बनेगा, तो उसके लिए आपको पैसे निवेश करने होंगे, कैपेसिटीज बढ़ानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, रोजगार खड़ा करना होगा, वगैरह वगैरह। पर ये सब चीज आपको तब मिलेगी जब आपका वित्तीय क्षेत्र मजबूत होगा और आपका बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र इसमें योगदान देगा।
तो हमने देखा है बैंकिंग में निरंतर पिछले कई सालों से नीरज भाई, निजी क्षेत्र की बैंकों ने बहुत सक्षम रूप से आउट परफॉर्म किया है। और यहाँ पर हमने बहुत मजबूत बैंक है, लेकिन एक बैंक जो हमने यहाँ पर चुना है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। पिछले कई तिमाहियों से निरंतर सुधार नतीजों में, और हमारी सोच जियोजित में ये कहती है कि आने वाले समय जो ऋण की मांग है, क्रेडिट डिमांड जिसे हम कहते हैं, वो सक्षम रूप से बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जो रन रेट है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो भी तीव्र गति से बढ़ेगी, जिसके कारण आपके प्रोविजंस कम होंगे, ब्याज दरें बढ़ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कोई बड़ा है भारत में नहीं है। भारत देश, हमारा हिंदुस्तान देश बाकी अन्य परिस्थिति और देशों से काफी महफूज है और सुरक्षित है। मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। और योगदान जो होगा बैंकिंग सेक्टर का, उसमें हमें लग रहा है कि एक कोटक महिंद्रा बैंक है, जहाँ पर अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। कोटक बैंक, और जैसे ब्याज भी बढ़ रहे हैं ना, तो वो गैप बहुत ज़्यादा है डिपॉजिट और लेंडिंग का, तो NIM ज़बरदस्त इम्प्रूव होते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये सलाह दे रहे हैं कि बैंक सेक्टर में आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अभय सर, ये बताइए कि एक मिथ बस्टर करिए। यहाँ पे हम लोग जब मुंबई दिल्ली में बैठे रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी तरह तरह की खबरें आती हैं कि देखिए ब्याज दरें बहुत बढ़ रही हैं, जॉब वाली दिक्कतें हैं, बहुत माल बिक नहीं रहा होगा। लेकिन मैं अभी रिसेंटली बहुत लंबे समय तक छोटे शहर में रहा, जिधर भी आप जाइए, चैनल चेक करिए, दुकान में जाइए या लोगों से बात करिए, मिलिए, वहाँ ये फीलिंग बिल्कुल नहीं दिखती है। एकदम बड़ा डिस्कनेक्ट सा लगता है। हमको लगता था कि गाड़ियाँ बिक नहीं होंगी, वहाँ शोरूम में लोग लाइन लगा रहे हैं। मेरे पास लोग कहने आते हैं कि मुझे जल्दी गाड़ी दिलवा दो। आप तो जानते होंगे बहुत सारे लोगों को। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी बहुत ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये डिस्कनेक्ट कैसे बनता है, ये क्या है, मतलब कैसे समझें इसको? देखिए, एक मार्केट में हमेशा मैंने देखा है, एक सिंपलिस्टिक व्यू होता है एनालिस्ट का और एक रियल व्यू होता है कस्टमर्स का, कंज्यूमर का। तो जिसको हम कहते हैं वॉल स्ट्रीट वर्सेस मेन स्ट्रीट। और जो वॉल स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन होता है कि 1+1 है तो ये 2 निकलेगा, इसका रिजल्ट, वो मेन स्ट्रीट में एक्चुअली हमेशा होता नहीं है। और जो आपने बात कही कंज्यूमर की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है RBI रेट हाइक का, मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे। क्योंकि क्या हुआ है कि MSME और SME सेक्टर को बैंक से डायरेक्ट अब लोन मिलने लगा है। और ये हमको दिख रहा है अभी, जिस तरह से क्रेडिट डिमांड जो 10-12 साल की हाई पे आ गई है और बैंक्स क्रेडिट लिक्विडिटी डेफिसिट हो गया है सिस्टम में, वो इसी वजह से हुआ है कि जो SME और MSME जो 20-22 % पे बोरो करते थे, अब उनको बैंक से काफी कम रेट पे लोन्स मिल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लोन मिल रहे हैं, और वो सारा पैसा कंज्यूमरिज्म में आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि अगर RBI 50 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाएगा अपनी नई नेक्स्ट मीटिंग में, उससे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फ्रेंकली। ये ज़रूरी था, ये जानकारी लोगों को शेयर करने के लिए। और इसमें जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी बहुत मल्टी ईयर हाई पे चल रही है। तो फिर इसी बात पर बताइए अब अभय जी, अगला स्टॉक कौन सा है आपका? जी नीरज जी, तो पहला मैंने बोला CDSL, फिर दूसरा कैंप्स। और अब देखें, जो निवेशक कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको जरूरत पड़ती है ब्रोकर की, जो क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अब हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल से, स्पेशली कोविड के टाइम से, जो डिजिटल ब्रोकर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट शेयर अपना बना लिया है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। अब देखें, 3 ब्रोकर जीरोधा, अपस्टॉक्स, दोनों अनलिस्टेड है, और तीसरा एंजल वन जो कि लिस्टेड है। इन तीनों का मार्केट शेयर अगर मिला के देखें तो 70% के आसपास हो गया है। और इसमें एंजल का 22%। जी कंटिन्यू करें। तो उसमें जो एंजल का जो मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 22% हो गया है इस समय। एंजल वन के कस्टमर्स 20 लाख थे 2 साल पहले, अब 1 करोड़ के ऊपर हो गए हैं। और उन सबसे जो उनके एक्टिव ट्रेडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो 40% से ऊपर का शेयर है, जो एक इंडस्ट्री का हाई है। तो FNO की जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसका पूरा फायदा मिलता है एंजल ब्रोकिंग को, क्योंकि वो प्योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि अपने कस्टमर एक्विजिशन पे भी ज्यादा खर्चा नहीं करता है, कस्टमर सर्विसिंग पे भी ज्यादा खर्चा नहीं करता है। और इसकी वजह से 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि
एक फास्ट ग्रोथ कंपनी है जो लिटरली वैल्यू प्राइस पे अवेलेबल है, 16 टाइम 17 टाइम के फॉरवर्ड मल्टीपल पे, और हर क्वार्टर वो 7-8 रुपए का डिविडेंड देते हैं, तो काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। तो ये 3 कंपनी मैं कहूंगा कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों इन्वेस्टर्स को कंसिडर करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के। तीसरी कंपनी है एंजल वन, और ड्रीम रन था इस कंपनी में अभी कोविड के दौरान, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को नाम भी बदला और एक तरीके से टेक कंपनी के रूप में सामने पेश किया, और फ्यूचर्स मार्केट में बड़ा भारी चंक इन्होंने अपने हिस्से में कर लिया है और उसकी वजह से इनको ये गेन मिला है, और अभय जी को ये पसंद है कि आगे ये और बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। गुरमीत सर, वीकेंड का प्लान क्या है आपका? सर थोड़ी शॉपिंग करनी है, कुछ पेंडिंग है, घर की काफी चीजें पेंडिंग है और क्योंकि बिग बिलियन सेल लग रही है, थोड़ी सी निफ्टी में भी सेल लग गई है 1-2 दिन से, तो अच्छा, आप शॉपिंग कहाँ करते हैं? कनॉट प्लेस में करते हैं या सिंगापुर जाएंगे? सर कनॉट प्लेस का ओल्ड दिल्ली चार्म है, यहाँ साथ में शॉपिंग करके स्ट्रीट फूड खाने का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अमेजिंग। अच्छा, वहाँ एक दूध मिलता है बहुत अच्छा, केवेंडर्स। यस, केवेंडर्स बहुत अच्छा, उनका मिल्क शेक है, अलग अलग फ्लेवर्स। ओल्ड फेवरेट है सर मेरा वो। हमारे इन्वेस्टर भी है वो। अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस। चलिए, कभी दोबारा दिल्ली आना होगा तो जरूर मैं जाऊंगा दोबारा से, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो लोग दिल्ली के वो जानते होंगे। तो बताइए फिर अगला शेयर कौन सा है आपका? तो इंडिया का जो ये मेरा अगली थीम मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। कुछ लोग चाइना प्लस वन भी बोलते हैं, मुझे लगता है वो ग्लोबल प्लस वन हो गया है। तो इंडिया का एक सेक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हम बोलते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, जो एड्रेसेबल मार्केट है वो शायद 30% से ग्रो हो रहा है और FY 26 तक शायद $100 बिलियन का हो जाएगा। इसमें हमें कुछ कंपनीज पसंद है, उनमें से एक कंपनी डिक्सन है, और मोबाइल्स में क्लियर लीडर है, LED में क्लियर लीडर है, लगभग 6 मिलियन सेट्स की कैपेसिटी है उनकी। लाइटिंग में लीडर्स है, तो काफी सारे सेगमेंट में जो ऑपरेट करते हैं मार्केट लीडर है। कुछ नए सेगमेंट्स में भी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है जाने की। तो आप देखिए, जैसे वेरेबल सेगमेंट है, बोट उनका एक क्लाइंट है, जहाँ पे वो ऑलरेडी 0.5 मिलियन सेट्स बनाने लग गए। LED मॉनिटर्स में उन्होंने अभी फोरे किया है, डेल के लिए बनाते हैं। काफी सारे सेगमेंट्स में, अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, और एक निश है उनका इस बिजनेस में। ये बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो 26-2700 करोड़ का पिछले क्वार्टर में उन्होंने टर्नओवर किया, ऑपरेटिंग मार्जिन करीबन 3.5% है। तो आपको बहुत स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि साथ साथ काफी हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी मांगता है, और अच्छा एसेट टर्नओवर होना चाहिए आपका। और हमने देखा है कि इंडियन प्लेयर्स धीरे धीरे ODM की तरफ जा रहे हैं, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग जिसे बोलते हैं। नीरज जी, मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी। OEM में क्या होता है, आप डिजाइन इनोवेटर का होता है, आप सिर्फ बनाते हैं, तो कम मार्जिन का हाई वॉल्यूम बिजनेस है। ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में आप प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर कोई ना कोई कंपनी उसको एज लेबल यूज करती है, तो उसमें मार्जिन थोड़ा बेटर। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जहां टर्नओवर भी काफी तेज, टॉप लाइन भी बढ़ सकता है 25-30% से। साथ में मुझे लगता है जैसे जैसे मिक्स चेंज होगा प्रीमियमाइजेशन का, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ सकता है। तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें लगती है अगले 4-5 साल के। तो ये क्या ODM में पूरी तरीके से उतरने के हैं क्या? मतलब चूंकि अभी तक तो ये दूसरों के लिए बना रहे हैं, फिर अपना ये ODM करेंगे? नहीं सर, ODM में क्या होता है, आप प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक LED पैनल बना दिया, और फाइनली कोई उसे लेके सिर्फ अपना ब्रांड लगा देता है। तो डिजाइन स्पेसिफिकेशन से फिनिश प्रोडक्ट आपका है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आपको बताया जाता है कि आपको क्या बनाना है, तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है R&D में। तो जैसे जैसे वो मिक्स चेंज होता जाएगा ODM की तरफ, क्योंकि वो आपका फिनिश प्रोडक्ट है, आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो ये एक तो ये मिक्स भी चेंज हो रहा है, और साइज ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स उनको मिलते जा रहे हैं। हर क्वार्टर नए क्लाइंट्स आए। जैसे मैंने बताया, जैसे वेरिएबल सेगमेंट है, बोर्ड से उनको काफी ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। तो वो अपनी एसेट, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, वो किस तरह वो एसेट्स को टर्नओवर करते हैं और फ्लेक्सिबल है, फंजिबल है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये बड़ा लो मार्जिन और हाई वॉल्यूम बिजनेस है। अच्छा, चिप विप की दिक्कत नहीं है अब? वो बोला तो सॉर्ट आउट हो गई हो, बीच में बड़ी कंपनियां बड़ी परेशान थी कि चिप नहीं मिल रहा है, शॉर्ट सप्लाई। अब वो मेरे ख्याल में नॉर्मलाइज हो गई शायद वो।
काफी हद तक हुई है। ये थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन और चिप शॉर्टेज आपको इम्पैक्ट कर सकता है। हमने देखा उनको एक क्वार्टर में इम्पैक्ट आया भी, तो ये एक रिस्क हमेशा रहेगा इस बिजनेस के लिए, क्योंकि मार्जिन वेफर थे ना। इसलिए जरूरी है कि आप जितना प्रीमियमाइजेशन कर सकें, जितना ओडीएम की तरफ जा सके, जितना मार्जिन को सिक्योर करे उतना अच्छा है, और उस डायरेक्शन में वो काफी काम करे। और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इंडिया जो इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस पूरा सेक्टर है, जैसे मैंने बोला, ये 100-125 बिलियन हो सकता है। मतलब सेक्टर 30-35% से ग्रो कर सकता है। तो उसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं तो आप ज्यादा मार्केट शेयर ले सकते हैं। मार्केट तो बहुत बड़ा सर, और रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बड़ा। अभी भी बहुत जगहों पे पुराने स्टाइल की टीवी, पुराने स्टाइल के इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, वो सब रिप्लेस हो रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ, आप जाइए डिमांड देखिए जाके, तो फिर लगता है कि हाँ अभी किस तरीके से चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। कुंज सर, आपका अगला स्टॉक। जी हाँ, तो अब मैं मैन्युफैक्चरिंग से बीएफएसआई की तरफ आऊंगा। बीएफएसआई के बिना शायद हमारे हिंदुस्तान के मार्केट में कोई भी डिस्कशन पूरा हो नहीं सकता है। करीब करीब 25 से 30% ऑफ द मार्केट कैप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का है। तो उसमें एक नया स्टॉक, नया इस तरीके से कि वो डीमर्जर की वजह से आया है, नाम है पीरामल एंटरप्राइजेस। तो उसमें से जो फार्मा बिजनेस है वो डीमर्ज करके अभी फिर से बचे हुए बिजनेस का लिस्टिंग हुआ है। लिस्टिंग थोड़े दिन पहले करीब 1000 रुपए पे हुआ था। धीरे धीरे मार्केट की वजह से थोड़ा सा करेक्शन होके या अदरवाइज भी करेक्शन होके अभी 950 रुपए के आसपास स्टॉक है। 20-22 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। 60,000 करोड़ की बुक है कंपनी की। ऑलरेडी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या एसेट्स अंडर लेंडिंग जो भी हम बोले वो है। होलसेल और रिटेल दोनों में है। ये वही कंपनी है जिसने दीवान हाउसिंग फाइनेंस का भी बिजनेस सारा खरीद लिया था उस कंपनी के करीब करीब बंद हो जाने के या जो भी कहें रिस्ट्रक्चरिंग हो जाने के बाद में। बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। पीरामल ग्रुप एनबीएफसी का बिजनेस कई सालों से चला रहा है और बहुत सारे साइकिल्स अप एंड डाउन के, इकोनॉमिक ग्रोथ के और एनपीएस के उन्होंने देखे हैं। तो वो सारा एक्सपीरियंस वो इस बिजनेस को लाने में लगाएंगे। इस बाजार में, जहां बढ़े हुए बाजार में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, पर फिर भी वैल्यूएशन हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ एक वैल्यूएशन है जो मुझे लगता है हम अंदाज करीब FY23 के नंबर्स में लूं तो प्राइस टू बुक 1.1-1.2 के आसपास है और रिटर्न ऑन एसेट्स 2 तक FY23 के एंड में पहुंच जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक शेयर है। खाली इसमें 2 राइडर्स हैं कि ऑफ कोर्स कई बार ये जो डीमर्ज होके लिस्टिंग होते हैं इन शेयर्स में, किसी वजह से 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना इंटरेस्ट नहीं आता है। ऐसा पास्ट में देखा गया है। इसमें वो होगा कि नहीं मैं बोल नहीं सकता। और दूसरा ये एनबीएफसी है, तो हालांकि बैंक्स में अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, समहाउ एनबीएफसी में अभी बाजार में कम इंटरेस्ट आ रहा है। रीसेंट पास्ट में आना शुरू हुआ है, तो इसमें भी आना चाहिए। पर फिर भी जिसको नींद नहीं खराब करनी हो, अच्छा वैल्यूएशन ढूंढ रहे हो, अच्छा मैनेजमेंट ढूंढ रहे हो, उनके लिए मुझे लगता है ये मीडियम टर्म के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पीरामल एंटरप्राइजेस। पीरामल एंटरप्राइजेज, अगर आपको नींद अपनी नहीं खराब करनी, रोज सुबह उठ के स्टॉक प्राइस नहीं देखना है, तो इस पे आप जा सकते हैं। और ऑफ लेट अब एनबीएफसीज में भी पिकअप बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है, तो उस लिहाज से आप इसको देख सकते हो। और अब ये एनबीएफसी का प्योर प्ले है क्योंकि इसमें से फार्मा बिजनेस अलग है। तो ये आपका चौथा स्टॉक है, इस सेगमेंट का चौथा स्टॉक है पीरामल एंटरप्राइजेस। वापस चलते हैं गौरांग सर के पास। गौरांग सर बताइए, 3 स्टॉक आपने बता दिया, मैं एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा और कोटक बैंक। अरे रियल एस्टेट में कुछ नहीं अच्छा लगता आप लोगों को क्या? मकान वकान इतने बड़े बड़े बिक रहे हैं। जुड़ा हुआ है। अच्छा, उससे जुड़ा हुआ और सभी मंच पर उपस्थित महानुभावों ने बताए हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि इस पोर्टफोलियो को थोड़ा रंगा जाए। हाँ। और इस तर्क के आधार पर एशियन पेंट्स हमारी आखिरी पसंद है नीरज भाई। डेकोरेटिव पेंट से लेकर के होम डेकोर प्रोडक्ट्स को, रिलेटेड होम डेकोर प्रोडक्ट्स जो लगते हैं वो, वुड फिनिशेस वगैरह वगैरह, वाटर प्रूफिंग के वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। और जो एक डर था, यानी कि डर इस प्रकार के था नीरज भाई कि जब कच्चे तेल के दाम उबल रहे थे, उस समय भी जो नतीजे ये कंपनी लेकर के आई वो मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनाजनक थे और हमारा जो आकलन था उससे बेहतर था। और अब परिस्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में आ रही है और हम काफी सारी मात्रा में रशिया से कच्चा तेल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा कुछ ऐसे घबराने की बात होगी कच्चे तेल को लेकर के, और इसका असर सकारात्मक पड़ता है क्योंकि ज्यादातर जो इनपुट कॉस्ट होता है पेंट कंपनियों का वो कच्चा तेल पर होता है। तो एशियन पेंट्स एक बेहतर विकल्प, और मुझे लग रहा है कि इस तरीके के गिरते हुए बाजार में अगर आप ऐसे
चुनिंदा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको धराशायी होने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप नजरिया थोड़ा बहुत लंबी अवधि का रखें। तो आखिर में पोर्टफोलियो को रंगीन बनाने के लिए एशियन पेंट्स। सर, पोर्टफोलियो को रंगीन बनाते हैं, घर को रंगीन बनाते हैं, और आपको इतनी वेल्थ कमा के इस स्टॉक ने दी है कि क्वेश्चन मार्क तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ। अभी बहुत सारे नए नए प्लेयर भी आने की तैयारी में लगे हुए हैं पेंट सेगमेंट में, और बड़ी बड़ी रिपोर्ट छपी, ये भी उतरेंगे, वो भी उतरेंगे, फलाना ढिमकाना। क्या ऐसी कंपनियों को जिन्होंने 50 साल 60 साल में इतना बड़ा अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया है कि पेंटर भी रिकमेंड करता है कि भैया एशियन पेंट ही लगवाओ घर पे, उसको तोड़ना इतना आसान है क्या? नीरज भाई, अभी गुरमीत भाई बात कर रहे थे टाटा कंज्यूमर की, और वहां पर उन्होंने टाटा संपन्न को लेकर के कुछ टिप्पणियां करी। मैं खुद एक उपभोक्ता हूं, मैं खुद कंज्यूम करता हूं टाटा संपन्न के जितने भी दाल हैं। वो हाल ही में इन्हें पोहा लॉन्च किया एक नए प्रोडक्ट के रूप में। और एक बात वास्तविकता ये भी है नीरज भाई कि अगर आपको कोई अच्छी चीज 5, 6, 7 साल तक आपका साथ देती है और आपको घर को सुरक्षित बना करके रखती है और खूबसूरत बना करके रखती है, तो आप पेंट वाले या पेंटर को बुलाएंगे तो सबसे पहला वो उस पेंटर को आप वही सवाल पूछेंगे, भाई एशियन पेंट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अगर आपने पहले एशियन पेंट। तो ये जो वफादारी है, जो लॉयल्टी है, जो कंज्यूमर लॉयल्टी है, ये अच्छी कंपनियों में से इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ये बात अलग है कि कोई बहुत ही बड़ा बादशाह आ गया और डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग करी तो बात अलग है, लेकिन जो कंज्यूमर लॉयल्टी है वो ऐसा है ना कि अगर आपने ब्लू स्टार एसी खरीदा है, 10 साल के बाद अगर उसका कंप्रेसर खराब हो गया और आपको बदलना है, तो आप मेरे ख्याल से विजय सेल्स में या फिर रिलायंस डिजिटल में जाकर के पहले तो दाम पूछेंगे ब्लू स्टार के एसी का, बाद में अन्य दाम पूछेंगे। तो दिस इज द कंज्यूमर लॉयल्टी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एशियन पेंट जैसी कंपनियों को किसी भी तरह का कंपटीशन का डर। एग्री सर। जैसे खाने पीने वाली कंपनियों में ना टेस्ट बड का मोट क्रिएट हो जाता है। अगर आपके दुकान पे कोई चीज़ चढ़ गई टेस्ट में तो फिर प्राइस वाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता। नेस्ले का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैगी के खिलाफ जब वो लेड वाली खबर आई थी तो बहुत गिर गया और लोगों ने कहा, लेकिन वो टेस्ट आपकी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ वही उस कंपनी का मोट है, और उसके बाद देखिए फिर से वहीं पे आप खड़े हुए हैं। तो ये FMCG कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है लॉयल्टी, और जो उन्होंने मोट क्रिएट किया है उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। अब है सर अगला स्टॉक आपका। जी नीरज जी, मेरा अगला स्टॉक बताने के पहले मैं जो गुरमीत ने डिक्सन की बात करी, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। डिक्सन ऐसी कंपनी है जो हमारे पोर्टफोलियो में जब से वो लिस्ट हुई है तब से है, तो उस कंपनी के साथ हमारी काफी फेमिलियरिटी है। प्रमोटर्स के साथ, बिजनेस मॉडल के साथ हमने बहुत क्लोजली देखा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया में हम देखते हैं कि कोई कंपनी ऐसी है जिसकी कैपेबिलिटी है टू मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, कि मतलब सिर्फ इंडिया तक उनकी सेल्स लिमिटेड नहीं है पर पूरे दुनिया में बेच सकते हैं वो, तो वो डिक्सन है। तो मैं गुरमीत से बिल्कुल सहमत हूं उनके व्यू से डिक्सन के ऊपर। मेरा जो चौथा स्टॉक है नीरज जी वो है लेमन ट्री होटल्स। ये हमने ऐड किया था कोविड के बाद, जब हमने देखा कि ट्रैवल वापस स्टार्ट हो गया है। और लेमन ट्री की खासियत ये है कि जब कोविड था तब रूम कम करने की बजाय उन्होंने एक्चुअली अपने रूम काउंट डबल किया, ऑलमोस्ट 9,500 रूम्स पे आ गए हैं वो। और अक्रॉस द बोर्ड उनका प्रेजेंस है। लग्जरी में ओरिका ब्रांड है उनका, फिर लेमन ट्री ब्रांड है जो मिड मार्केट है, और कीज के थ्रू वो बजट में भी है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया अपने कॉस्ट को, अपने रूम काउंट एडिशन को। और अब जो सबसे बड़ा ट्रिगर है नीरज जी इस स्टॉक में है, जो अभी सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है, ओरिका मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उनका 750 बेड का होटल खुलेगा। वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि वो लिटरली डबल कर देगा कंपनी की अर्निंग्स को। और जिस तरह से बिजनेस ट्रैवल वापस आया है, और बिजनेस ट्रैवल एकदम नॉन डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि अगर उनको इवेंट करना है तो करना है, अगर उनको ट्रैवल करना है तो करना है। तो ये कंपनी जो है इसमें बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज है कि जैसे डिमांड इंक्रीज होगी, इनकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, तो मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा आएगा अगले 2-3 साल के लिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो लेमन ट्री में कहूंगा अगेन, एक अगर आप इसके कस्टमर हैं, होटल में रहते हैं तो स्टॉक ले लें।
एक तरह से आपका फायदा, डबल फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। और होटल और टूरिज्म पे जिस तरह से फोकस है कंट्री का, उससे 9,500 कमरे, मतलब मजाक नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐड किया है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरमीत भाई, अगला स्टॉक आपका। तो मैं एक्चुअली फाइनेंशियलाइजेशन कवर करना चाहता था, पर अभय जी और हमारे विचार मिलते हैं, तो उन्होंने सीडीएसएल कैंप्स कवर कर लिया। मैं मैन्युफैक्चरिंग को और बताता हूँ आगे आपको, जो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में और अच्छा लगता है। तो हमें केमिकल सेगमेंट मुझे लगता है कि हालांकि ऑलरेडी बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ है नीरज जी पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी और बढ़ी है और शायद अगले 4-5 सालों में आपको और देखने को मिलेगा। तो हमें दीपक नाइट्राइट पसंद है। तो केमिकल में ना केमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, आप सबको क्लब नहीं कर सकते हैं और अब थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा। तो दीपक नाइट्राइट के अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो करीबन 100 निश कमोडिटी केमिकल्स बनाते हैं, 100 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके। मेन जो उनकी कैटेगरी है वो सोडियम नाइट्रेट है, फिनॉल है, एसीटोन है, आईपीए। इसका एंड यूज आपको एग्रोकेमिकल में, पेंट्स में, फार्मा में, टेक्सटाइल्स वगैरह में देखने को मिलता है। तो एंड यूज क्या है उस केमिकल का, एंड यूज इंडस्ट्री में डिमांड कितनी तेज है समझना जरूरी है। तो दीपक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आप देखिए, मुझे याद है FY18 में 1600-1700 करोड़ का टर्नओवर होता था और करीबन 200 करोड़ का एबिटा था। FY22 में उन्होंने 6800 करोड़ का टर्नओवर किया, तो लगभग 4 गुना टर्नओवर बढ़ा है पिछले 4-5 साल में, और एबिटा 200 करोड़ से 1600 करोड़ हुआ है, मतलब 8 गुना। तो ये इसे ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। जब आप ग्रो करते हैं फास्ट और आप अपना हर चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, तो मार्जिन में भी उसका अब जैसे परफेक्ट ऑपरेटिंग लेवरेज कहा जाता है। दीपक की एक चीज और अच्छी है कि उन्होंने अभी जो फिनॉल डेरिवेटिव्स में केपेक्स किया है, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, वो मुझे लगता है अगला ग्रोथ लीवर होगा। लगभग 1400 करोड़ का कैपेक्स है अगले 2 साल में, और उसके बावजूद भी मुझे लगता है वो नेट कैश पॉजिटिव होंगे। स्पेशलिटी केमिकल का कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ता जाएगा, ऑलरेडी 21-22% पे है, ये 26-27% और होने की उम्मीद है, जिससे मार्जिन और बेटर होना चाहिए। और केमिकल्स में कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि दीपक के प्लांट में आग लगी गुजरात में, और अब वो उनका थोड़ा सा पहले क्वार्टर का नतीजा का इम्पैक्ट आया, बट अब वो वापस ऑपरेशनल है क्योंकि उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ठीक पा गए। तो केमिकल बड़ा सेंसिटिव एक्सीडेंट प्रोन बिजनेस है, तो ये देखना, कंप्लायंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो घटनाएं जो होती हैं इस तरह की, वो मौके होते हैं लोगों के लिए कि थोड़ा सा नीचे आया तो आप एंटर कर जाइए, क्योंकि लेकिन एक बात से मैं आपकी कम सहमत हूँ, ये केमिस्ट्री बहुत कठिन होती है सर। मैं तो रट्टा मारना पड़ता था इंटर पास करने के लिए। बहुत कठिन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आपने इतने सारे नाम गिना, मुझे एक भी याद नहीं हुआ। एसीटोन एक याद है मेरे को। कुंज भाई आपका जी। कठिनाई में मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि गौरव जी ने बात करी थी एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स ने एक एड निकाली थी शाहरुख खान को लेके, और क्या हुआ, उन्होंने देखा कि नेरोलैक ने, उन्होंने देखा कि एशियन पेंट की सेल बढ़ गई 2 महीने। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान साहब थे नेरोलैक के, उन्होंने फोन में एक रिसर्च करी, उन्होंने सिर्फ जिंगल सुनाया, लोगों को पूछा कि आइडेंटिफाई करिए ये टोन किसकी है, तो आप मानेंगे नहीं 75% लोगों ने एशियन पेंट्स बोला। तो ब्रांड कई बार इतना एंट्रेंच हो जाता है आपके दिमाग में कि उसको डिस्प्लेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी कुंज सर, क्विकली आपका आखिरी स्टॉक चौथा। जी हाँ, तो मेरा आखिरी स्टॉक BFSI से ही है और NBFC से बैंक की तरफ आते हुए लार्ज कैप बैंक नहीं, IDFC फर्स्ट बैंक मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है। करीब 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत सालों से बहुत लोगों के पास ये स्टॉक है, पर सबका ये दुखी हो गए थे कि चलता नहीं है। फाइनली जो अभी जून क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, और जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है वो भी आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ की दी है। और हमने देखा कि स्टॉक उसके बाद से, जून क्वार्टर के रिजल्ट के बाद से करीब 20%, 40 रुपए से ऑलमोस्ट 50 रुपए हो गया था। आज के गिरते हुए बाजार में 2-3% का करेक्शन हुआ है। नेक्स्ट वीक करेक्शन रहता है, तो मुझे लगता है और भी नीचे मिल जाएगा। अगेन अगले 3 से 4 क्वार्टर में रिटर्न ऑन एसेट 1% के आसपास से 2% जाने की उम्मीद है। जो NPAs के एसेट क्वालिटी के इश्यूज थे वो सब पीछे रह गए हैं, और बाकी सारे बैंक से वैल्यूएशन में काफी गैप है। तो अगेन जैसा मैं कहता हूं कि हम ऐसे बाजार में वैल्यूएशन कहाँ अच्छा है वो ढूंढते रहते हैं, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक है, जो प्राइस टू बुक अभी भी बढ़ने के बाद भी मुझे लगता है 1.2 के आसपास में आपको मिल रहा है। तो अगेन मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फाइनली ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चौथा स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कुंज ने सुझाया। तो टोटल हम लोगों ने 16 शेयर, 4 शेयर सभी विद्वानों से लिए, और बहुत ही वैरायटी के शेयर्स आपको बताए गए, और हमें लगता है कि आपको इसको अपने
सामने रखना चाहिए। जब आपके पास समय हो, मौका हो, आपके पास पैसे हो, तो आप इसको स्टैगर्ड वे में खरीदारी करिए, बाजार को देखिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको अच्छे पीओ पर अगर मिल रहे हैं तो एक वेल्थ क्रिएशन का बढ़िया तरीका हो सकता है। चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीकेंड अच्छे से मनाइए, कनॉट प्लेस घूमिए या जिसका जहां मर्जी वहां घूमिए, और जैसे मर्जी है वैसे वीकेंड मनाइए। हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।